Assalamu alaikum. Students, in the last week we discussed accounting equation and we studied generally accepted accounting principles. And in the last week I also assigned you 3 questions for practice. And today I have shared the solution file of those 3 questions. Kindly evaluate your performance. आप अपने जो सोल्यूशन के साथ अपने जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको मैच करके आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ तक आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है. स्टिल आई विल पुट सम मोर क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की कुछ मजीद प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट करना है. अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट and what is double entry accounting system, and then we will study how to uh, how to generalize the transaction, and then after passing the general entry how we will post it in ledgers, and then finally we will compute unadjusted trial balance. This is स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा. जिसे हम टी अकाउंट या लेजर अकाउंट जिसे हम कहते हैं वो किस तरह है, ये देखिएगा बेटा. ये बेसिकली एक टी बनी हुई है, राइट. ये स्टूडेंट्स आप लोगों को एक टी अकाउंट नज़र आ रहा होगा. ये देखें यहाँ पर, अगर आप मेरा कर्सर देख सकें तो ये बेसिकली हम लोग इस तरह एक ये टी बनाते हैं. इसको टी अकाउंट या लेजर अकाउंट, ये बेसिकली लेजर का एक प्रॉपर फॉर्मेट भी होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अकाउंटेंट्स टी अकाउंट बनाकर लेजर्स बना लेते हैं. तो ये एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ अकाउंट होता है कि हम उसको मेंटेन कर रहे होते हैं. तो इस टी अकाउंट में जो लेफ्ट हैंड साइड होती है दैट इज़ ऑलवेज टर्म्ड एज डेबिट साइड, एंड द राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज टर्म्ड एज क्रेडिट साइड. Now students used to ask questions like what is debit, what is credit. Like people used to put this question. Even I as a student, मेरा भी पहला क्वेश्चन ये क्लिक किया था कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है. So the thing is this, that these are the basically terminologies that are first used when actually the double entry accounting system was developed, and we are using the same terms as a convention, right. हम उसमें चेंज नहीं करते. बस बात सिर्फ इतनी सी है that debit and credit doesn't have a actually has a real meanings. इनके कोई real meanings नहीं है. बस जैसा the only definition is that the left hand side of the account is termed as debit and the right hand side of the T account is termed as credit, right. और हम basically different accounts में अभी तक आप लोगों ने अकाउंटिंग के 5 अकाउंट्स पढ़े, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. इसमें इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं. नाउ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या हैं हमारे. अब ये जो हमारे पास डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं, ये मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी लास्ट वीक में, और उसमें आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट वीक में पढ़ी थी. और अब इस स्लाइड में आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी, इन तीनों मेजर अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट रूल्स दिखाए जा रहे हैं. अब ये डेबिट क्रेडिट रूल्स आपने दिल से याद करने हैं. दिल से, दिल, गुर्दा, लंग्स, पेनक्रियाज, जो कुछ मर्जी लगा लें, लेकिन इन सबको याद करें, राइट. कैसे याद करना है? इट्स अ थंब रूल. बेसिकली अकाउंटिंग के थंब रूल्स हैं ये. तो एसेट जो होता है उसमें आप ये देखें टी अकाउंट बना हुआ है. एसेट में अगर अपना कर्सर लेके चलूँ तो ये देखें, ये टी अकाउंट है, और इसमें डेबिट, जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे आप इसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. जब आपको एग्जाम्पल्स पता है क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व की हुई है. फॉर एग्जाम्पल, आप लैंड खरीदते हैं, आपके एसेट्स इंक्रीज कर रही हैं, आप उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, लैंड को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे. आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एसेट है, एसेट में इंक्रीज, डेबिट रिकॉर्ड होगा. आपने, लेट्स एज्यूम करते हैं कि ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, अब उससे आपका कैश इंक्रीज करेगा. कैश क्या है? कैश एसेट है. तो एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है, कैश डेबिट रिकॉर्ड होगा. सो जब भी हमारे पास एसेट्स इंक्रीज करते हैं हम उनको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे. प्लस राइट हैंड साइड पे देखिएगा, एसेट में क्या है?
कि जब भी इसमें ये डिक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने यूटिलिटी बिल की पेमेंट की है तो उसमें क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। तो कैश में कमी को हम एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, हम उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। आपने लैंड सेल आउट कर दिया, आपने प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया, आपने फर्नीचर जो बिज़नेस के लिए ख़रीदा था वो सेल आउट कर दिया, आपने जो टेलीविज़न का आपका बिज़नेस है, आपके ऑनर ने उसमें से ड्राइंग्स कर ली हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है, आपका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिससे एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। So whenever an asset will decrease, it will be recorded as credit। और उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक टर्म यूज़ की हुई है कि इसका एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस कैसा होता है। तो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। इसकी कंप्यूटेशन हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, अभी नेक्स्ट 2 to 3 स्लाइड्स में डिस्कस कर लेंगे कि एक टी अकाउंट या एक एसेट अकाउंट का आपने नॉर्मल बैलेंस या बैलेंस कैसे कंप्यूट करना है, राइट। उसके बाद लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी को देखिएगा, ये दोनों सिमिलर वे में बिहेव करती हैं। लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी सिमिलर बिहेव करती हैं कि इनमें इंक्रीज क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, इनमें इंक्रीज क्रेडिट रिकॉर्ड होता है और इनमें डिक्रीज डेबिट रिकॉर्ड होता है। ये देखें, माइनस का साइन आपको बता रहा होगा कि ये डिक्रीज जो है वो डेबिट रिकॉर्ड होता है। और इन दोनों के नॉर्मल बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। लाइबिलिटीज़ का भी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है और ऑनर्स इक्विटी का भी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अब ये देखिए अगर आप, तो ये एसेट से टोटली ऑपोजिट है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड का बिहेवियर टोटली डिफरेंट है और राइट हैंड साइड में मौजूद दोनों अकाउंट्स का बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। अब फ्रेंड्स, जब मैंने आपको डबल एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई, तो मैंने आपको इक्विटी में बताया था कि इक्विटी में चंद और अकाउंट्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रेवेन्यूज़ इसमें एडअप होते हैं, एक्सपेंसेस इसमें से माइनस होते हैं, ड्राइंग्स माइनस होती हैं। तो एक दफ़ा इक्विटी की एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख लें ताकि आपको अगर कोई मज़ीद ट्रांजेक्शन ऐसी आएँ जो इक्विटी से रिलेटेड हैं तो आप उनको भी ट्रीट कर सकें। ओके, दिस इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर आप देखिएगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज सेम एज इट इज़ लिखी हुई हैं, लेकिन ऑनर्स इक्विटी में जो प्लस माइनस चीज़ें हो रही हैं उनको सेग्रीगेट करके मेंशन किया गया है, सेपरेट करके मेंशन किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स जो चीज़ें ऑनर्स इक्विटी में एडअप होती हैं ना, जो चीज़ें ऑनर्स इक्विटी में एडअप होती हैं, जैसे रेवेन्यूज़, और जब ऑनर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता है, ऑनर जब मज़ीद पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको जैसे आप कैपिटल कहते हैं अपने सोल पार्टनरशिप बिजनेस में। इसी तरह जब वो मज़ीद एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है कंपनी के अंदर, हम उसे कॉमन स्टॉक कह रहे हैं कि कॉमन स्टॉक बाय करके ऑनर एक्चुअली इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में उस अकाउंट को हम कॉमन स्टॉक कहते हैं, अदरवाइज आमतौर पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल की टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं। तो कॉमन स्टॉक और रेवेन्यूज़ को देखिएगा, ये एडअप होते हैं, इन दोनों की वजह से ऑनर्स इक्विटी बढ़ती है। जब ऑनर इन्वेस्टमेंट करेगा तो भी ऑनर इक्विटी बढ़ेगी, जब रेवेन्यूज़ आपकी आमदनी आएगी तो भी आपकी ऑनर इक्विटी बढ़ेगी। इन दोनों का ट्रीटमेंट वही सेम है कि इन दोनों में इंक्रीज क्रेडिट रिकॉर्ड होगा और डिक्रीज डेबिट रिकॉर्ड होगा और इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा। लेकिन वो अकाउंट्स जो ऑनर्स इक्विटी को रिड्यूस करते हैं, जैसे एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, डिविडेंड्स, ड्राइंग्स या डिविडेंड्स का सेम पैटर्न होता है स्टूडेंट्स। ड्राइंग्स ये है कि ऑनर ने खुद अपने लिए पैसा निकाल लिया। डिविडेंड्स ये होते हैं, डिविडेंड्स के टर्म्स सिर्फ और सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में यूज़ की जाती है, क्योंकि डिविडेंड ये होता है कि आपने ऑनर को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया है। तो जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं ना, तो उसमें उस ऑनर को एट द एंड ऑफ अ ईयर और क्वार्टरली और मंथली और सेमी एनुअली आप प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसको देते हैं, उसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। सो इट्स मोर लाइक ड्राइंग्स, इज मोर लाइक, जैसे ड्राइंग तो इंटेंशनली होती है ना कि मैं सोल प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस से अपनी मर्जी से जब मर्जी चीज़ निकाल ली। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं कि कब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब भी वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको जो डिविडेंड मिलेगा, आपके हिस्से का जो पोर्शन है, जितने भी पैसे आपको मिलेंगे, दैट इज टर्म्ड एज डिविडेंड। तो डिविडेंड्स और एक्सपेंसेस जो कि ऑनर्स इक्विटी को रिड्यूस करते हैं, इन दोनों का पैटर्न सेम होता है। ये दोनों एसेट्स की तरह बिहेव करते हैं कि इसमें इंक्रीज डेबिट रिकॉर्ड होगा और डिक्रीज इसमें क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, और इनका नॉर्मल बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। अब अगर आपके सामने फुल पिक्चर गिवन है, ये बेसिकली फुल पिक्चर है जो भी आपके सामने है, एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। इसमें स्टूडेंट्स अगर आप इसको इसको अगर आप जिसे कहते हैं ना क्रैम करना, रट्टा लगाना चाह रहे हैं, तो रट्टा लगाएं मेरे साथ कि एसेट्स, डिविडेंड एंड एक्सपेंसेस,
इन तीनों का पैटर्न एक है, ये देखिएगा, एसेट्स, डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस, इन तीनों का पैटर्न सेम है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, बैलेंस नॉर्मल डेबिट, राइट। अब तीन अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका पैटर्न सेम है, कौन कौन से हैं, लायबिलिटीज, कॉमन स्टॉक, रेवेन्यू। अब कॉमन स्टॉक में आपने याद कर लेना कि अगर कैपिटल भी हुआ तो उसका भी सेम पैटर्न होगा, राइट। तो इन तीनों का पैटर्न क्या है, टोटली ऑपोजिट, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। ये दो रूल्स अब आपने याद करने हैं सब कुछ लगाकर, राइट। थंब रूल्स हैं, याद कर लें, आपको कभी भी अकाउंटिंग में जनरल एंट्री करते हुए, एडजस्टिंग एंट्री करते हुए या कोई भी एंट्री करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो मैं एज्यूम करती हूँ कि कल परसों तक ये आप लोगों को याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें एक वीक ले लें, अगर कल परसों तक नहीं करना तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बेटा, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दूँ। डबल एंट्री अकाउंटिंग में ये होता है बेटा कि जब मैंने अकाउंटिंग एक क्वेश्चन पढ़ाई थी ना, तो मैंने आप लोगों से इसका जिक्र किया था कि हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स को फैक्ट आउट कर रही है, राइट। इससे पहले हमारे पास होता था सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, एक ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट को फैक्ट आउट करती थी। लेकिन अब ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है कि एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स पे पड़ रहा होता है, इसी हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये बैलेंस की बात की थी कि नॉर्मल बैलेंस कैसे कंप्यूट होता है। तो ये देखें, सबसे पहले मैं आपको बैलेंस कंप्यूट करना सिखा रही हूँ कि बैलेंस कैसे कंप्यूट करते हैं। ये सपोज करें स्टूडेंट्स एक टी अकाउंट है। अब ये देखें, कैश क्या है, कैश एसेट अकाउंट है, कैश एसेट अकाउंट है, और एसेट्स अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या आता होता है, डेबिट। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि इस एसेट अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस कैसा है, 4800 का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस है। कंप्यूट कैसे करना है, कंप्यूट हम इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड हम लोगों ने गैप रूल्स में पढ़ा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि वो पीरियड जिसके बाद बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को मैयर करेगा। जैसे हम सेमेस्टर सिस्टम में 4.5 महीने के बाद आपकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर लेंगे। जब आप एनुअल सिस्टम में थे तो आपकी एनुअल बेसिस पर परफॉर्मेंस मैयर होती थी, साल के बाद बोर्ड का पेपर होता था और आप परफॉर्मेंस हम एवेलुएट करते थे, पास फेल प्रमोटेड या डिमोट कर देना या जो कुछ भी होता है। इसी तरह बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस कुछ अर्से के बाद मैयर करेगा। अब लेट्स से वो बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस 1 साल के बाद मैयर कर रहा है, तो मैं एज्यूम करती हूँ कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है। अब 1 साल में कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उनको आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। नाउ कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन आपने पोस्ट की हैं, नाउ जो जितनी भी डेबिट साइड पर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, डेबिट साइड के तमाम अकाउंट्स को सम अप कर लें। इस वक्त मेरे पास डेबिट साइड पर जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं वो हैं 30,000, 4,200 एंड 1,900। कैश का अकाउंट किस रीज़न की वजह से डेबिट हुआ है वो रीजंस भी गिवन है हमें। फिलहाल हम सिर्फ इसका नॉर्मल बैलेंस कंप्यूट करना सीख रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स से कि डेबिट अकाउंट्स आपके सामने गिवन है और क्रेडिट अमाउंट्स भी आपके सामने गिवन है। आपने डेबिट साइड को सम कर लें और फिर क्रेडिट साइड को एड अप कर लें। if the sum of the debit side exceeds the sum of the credit side, the account is said to have a normal balance debit। कैसे, मैं रिपीट कर रही हूँ कि डेबिट साइड की वैल्यूज को सम अप करें और क्रेडिट साइड की वैल्यूज को सम अप करें। जिस साइड की प्लस फिगर बड़ी होगी ना, उस साइड पर बैलेंस आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कि इस साइड पर बैलेंस बन रहा है इन सबको ऐड अप करने से 50,000 और इस साइड पे बैलेंस बन रहा है 20,000। अब साइड बड़ी कौन सी है, 50,000 वाली। ओके, इसका मतलब है कि आंसर इस साइड पे लिखेंगे आप। और आंसर कैसे कंप्यूट करना है, 50,000 माइनस 20,000, आंसर कितना आएगा, 30,000। तो अब आप एक काम करें कि आप कैलकुलेटर्स निकालें और ये डेबिट साइड प्लस करें, उसके बाद क्रेडिट साइड प्लस करें, तो आपको पता चलेगा कि डेबिट साइड बड़ी है।
डेबिट साइड पर आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्टिंग आंसर आ रहा होगा 4800। यू कैन वेरीफाई इट टू। आप कैलकुलेटर्स निकालें, इसको रोक कर लेक्चर को काइंडली इसको भी चेक कर लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा नॉर्मल बैलेंस कैसे कंप्यूट होता है। तो बेसिकली मैंने आपको इतना बता दिया कि बैलेंस टी अकाउंट का आपने कैसे कंप्यूट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आप लोग देख लें, इस स्लाइड में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन हैं जो कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब ये देखें, जैसे मैं क्विज में आप लोगों से शेयर करूंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीक, तो वो क्विज में कुछ क्वेश्चंस इस किस्म के होंगे। आइडेंटिफाई द नॉर्मल बैलेंस ईदर डेबिट और क्रेडिट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। Do not do this, Mahat, please. Okay. Now the prepaid rent. Prepaid rent is basically an asset account. Prepaid rent is a asset account और assets का normal balance कैसा होता है? Debit. ये देखें, ये यहाँ पर आप लोगों को given भी है कि assets का normal balance debit होता है। Now common stock is an owners equity account. Owners equity का normal balance account कैसा होता है? Credit. Not receivable assets हैं, assets का normal balance debit होता है। Accounts payable is a liability account. नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा। अकाउंट रिसीवेबल इज अ डेबिट। बैलेंस क्यों है? क्योंकि ये एसेट अकाउंट है, करंट एसेट है। इक्विपमेंट एसेट है। इंटरेस्ट पेएबल लाइबिलिटी है। अनअर्न्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी है। लैंड एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है। तो आप लोगों ने बेसिकली अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंट इन 5 बेसिक अकाउंट्स में से किस टाइप का अकाउंट है। लाइक एसेट में फॉल करता है, लाइबिलिटी में, रेवेन्यू में, एक्सपेंस में या ऑनर इक्विटी में। आप उसको फर्स्ट क्लासीफाई करेंगे और क्लासीफाई करने के बाद आप उसका नॉर्मल बैलेंस राइट डाउन करेंगे, क्योंकि आपको ये रूल्स याद होंगे, ये 5 बेसिक रूल्स, राइट, कि नॉर्मल बैलेंस कैसा होता है और इसमें डेबिट और क्रेडिट का रिकॉर्ड होता है। तो इन दोनों तरह के आपके पास ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसा बनेगा कि एसेट्स में इंक्रीज को आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। सिमिलरली डिविडेंड अगर कंपनी ने पे किए हैं या ऑनर ने ड्राइंग्स की हैं तो उसको आप डेबिट रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह के सर्टन सिनेरियोज भी दिए जा सकते हैं, जिसके बाद आपसे डेबिट क्रेडिट रूल्स का जो आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो चेक किया जा सकता है। Now, after understanding these debit credit rules, the very first step of the accounting cycle is how to generalize a transaction. So how to record a transaction. Basically हमने generalizing सीखनी है कि हम इसको generalize कैसे करेंगे, कि अगर एक transaction एक event हुआ है तो उसको हम journal में post कैसे करेंगे। महत उठ के बेटा रेड बटन बंद करके आए। कौन सा रेड बटन बंद करके आए, वो देखो पानी वहाँ से वो फ्लो हो रहा है। दादी ने कहा रेड बटन दो बेटा, अब बंद कर दें क्योंकि पानी भर गया। जाएं। Generalizing, basically very first step of the accounting cycle. It means that how to record a transaction in the general journal. General journal क्या है basically? General journal basically खाते को कहते हैं, रिकॉर्ड, बस एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है कि कौन कौन से बिजनेस इवेंट्स हुए हैं। अब आपके पास बिजनेस में ओरिजिनली रजिस्टर्स पड़े होते थे पहले ज़माने में, अभी भी आपको बिजनेसेस में मिल जाएंगे। सर्कुलर रोड पर अगर कोई भी बंदा आपका जानने वाला है, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, कंपनीज़ हैं, कोई स्मॉल जो इंडस्ट्री है हमारी यहाँ पर भावलपुर में, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कोई भी आप उधर वहाँ पे फर्म्स लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, प्रोडक्शंस हो रही हैं, कोई जानने वाला है आपका, आप उसको विज़िट करके देखें। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जहाँ पर मैनुअली काम हो रहा होगा, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, बट स्टिल अगर वहाँ पे कोई मैनुअल काम होता है तो वहाँ पर जनरल का उनके पास रजिस्टर होता था। लेकिन अब ये चीज़ें कंप्यूटर पे होती हैं, तो बेसिकली आप वॉचर लेते हैं, एक एविडेंस लेते हैं और उसको कंप्यूटर में डायरेक्ट एंट्री करके जनरल मेंटेन कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें आप मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली जो भी उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम है वहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपका कोई जानने वाला है तो। Let's try to find it out. Now, अकाउंटेंट ने जो पहला काम करना है, सबसे पहले तो वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट ढूंढेगा कि जो बात आप कह रहे हैं, लेट्स से अगर आप कहते हैं कि आपने लैंड बाय की है, या आप कह रहे हैं कि मैंने पंखे खरीदे हैं, या आप कह रहे हैं मैंने फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए, तो उसकी रसीद दें, मुझे रसीद दें ताकि मैं उसकी एंट्री करूं। इट मीन्स दैट अ बिजनेस नीड्स एन एविडेंस। जुबानी कलामी बातों पे आप नहीं चल सकते, यू नीड एन एविडेंस। जब भी आपको सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा
उसके बाद अकाउंटेंट वो एंट्री को प्लेस करेगा। उसके बाद आपने उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है कि कौन से वो अकाउंट्स हैं जो अफेक्ट आउट होंगे, राइट। यू विल एनालाइज द ट्रांजैक्शन दैट विच अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोगों ने करके देखा है कि लेट्स से अगर ऑनर ने कैश इन्वेस्ट किया है तो कैश और कैपिटल ये दोनों अकाउंट्स हैं जो अफेक्ट आउट होंगे। कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट की है तो फिर भी आप अंदाज़ा कर लेते हैं कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट आउट होंगे। जब आपने अकाउंट्स जो अफेक्ट आउट हुए हैं वो देख ली हैं तो उसके बाद देन इज द स्टेज व्हेन वी विल रिकॉर्ड अ जनरल एंट्री। ये मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी ऑन प्रॉपर फॉर्मेट। और उसके बाद फिर हम लेजर्स की साइड पे जाएंगे कि इस जनरल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करना है। तो हम जनरल एंट्री को लेजर में सेकंड स्टेप में या नेक्स्ट वीक के जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर पोस्ट करना सीखेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ जनरल जर्नल बनाना सीखेंगे। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ जनरल जर्नल। जनरल जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट आपको ये नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर में डायलॉग बॉक्स है। जनरल जर्नल में बेसिकली इट्स अ 5 कॉलमर शीट। 5 कॉलमर शीट में सबसे पहले हमारे पास होती है डेट। जिस डेट को ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है उसी दिन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और ये ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिकॉर्ड होती हैं। इट मींस दिसंबर 1 की ट्रांजैक्शन पहले आएगी और अगर दिसंबर 1 में और भी इवेंट्स हुए हैं तो वो लाइक वाइज रिकॉर्ड होंगे उसके बाद दिसंबर 2 की। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 दिसंबर को पहले पोस्ट कर रहे हैं, 1 दिसंबर की एंट्रियां बाद में हो रही हैं। सो क्रोनोलॉजिकल मैनर ये होता है कि डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉलम होता है दैट इज ऑफ अकाउंट्स टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें जो अकाउंट्स अफेक्ट आउट हो रहे होते हैं, एटलीस्ट मैंने आपसे कहा था कम से कम 2 अकाउंट्स अफेक्ट आउट होते हैं, तो उन 2 अकाउंट्स की डिटेल होती है। जब ये लेक्चर चालू हो जाएगा तो आप लैपटॉप में बोर्ड कलरिंग करवा दोगी? लैपटॉप में कलरिंग, हाँ ठीक है, कलर कर लेंगे। और आप शेप्स बोर्ड बना के दे दोगे, बोर्ड में शेप्स बनानी नहीं आती। ओके, आई विल मेक शेप्स फॉर यू, फिर आप कलर कर लीजिएगा। ओके, नाउ जो अकाउंट्स टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन का कॉलम है इसमें हम लोगों ने सबसे पहले लिखना होता है वो अकाउंट जो डेबिट होगा, और जो डेबिट अकाउंट होता है उसको हमेशा हम ये हमारा जो लेफ्ट मार्जिन होता है लेफ्ट मार्जिन के साथ राइट डाउन करते हैं। फिर जो अकाउंट क्रेडिट होना होता है उस अकाउंट को हम नेक्स्ट लाइन में राइट डाउन करेंगे। इट मीन्स यू विल ऑप्ट अ नेक्स्ट लाइन बिल्कुल नीचे, और उसको राइट जो आपका साइड पे मार्जिन होगा उसके साइड प्लेस करेंगे। ऐसा नहीं होता कि कैश यहाँ पे लिख लूँ और कॉमन स्टॉक नीचे लिख लूँ। कैश लेफ्ट मार्जिन के साथ, जो डेबिट अकाउंट होना है उसको लेफ्ट मार्जिन के साथ, उसके बाद जो क्रेडिट अकाउंट होना है उसको राइट मार्जिन के साथ आपने राइट डाउन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अकाउंट्स के टाइटल देने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सप्लेनेशन। It means you have to narrate the transaction. You have to write down a little bit of the explanation of the account of the transaction. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ऑनर ने कैश इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। लाइक जैसे इसने यहाँ पे नरेट किया हुआ है रिसीव इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। यूजली जैसे इसको हम स्मॉल पैरेंथेसिस ब्रैकेट में भी राइट डाउन कर सकते हैं। अपने वर्ड्स में आपने इसको लिखना होता है, तो आप इसको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख दें कि जो ले मैन है वो पढ़ते हुए उसको समझ आ जाए कि यहाँ कॉमन स्टॉक को क्रेडिट या कैश को डेबिट क्यों किया है। सो ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर, लेजर पेज नंबर का एक कॉलम होता है कि हमें पता चल जाए कि कैश का लेजर किस पेज पर है, ये ट्रांजैक्शन हमें किस पेज पर नजर आएगी। ये स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड्स आ रही हैं उसके अंदर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि लेजर पेज नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं और लेजर अकाउंट नंबर्स कैसे इसके अंदर मेंशन होते हैं और उसको हम जाके कैसे टैली कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पर मौजूद होगी। सेकेंड लास्ट कॉलम होता है स्टूडेंट हमारे पास डेबिट का। डेबिट के साथ यूजली हम यहाँ पर अपनी करेंसी मेंशन करते हैं कि किस करेंसी के अंदर ये ट्रांजैक्शन चल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी रुपये में है तो मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों के साथ रुपीज़ लिख दूंगी, और अगर ये डॉलर्स में है तो मैं यहाँ पर डॉलर मेंशन करूँगी। पाउंड्स में हो रही है तो मैं पाउंड्स एक दफ़ा वंस करेंसी विल बी मैंशन, उसके बाद तमाम ट्रांजेक्शन उसके अंदर पोस्ट कर दी जाएंगी।
अब इस ट्रांजैक्शन में कुछ ऐसा हुआ है कि कैश डेबिट हुआ है 30,000 का, कॉमन स्टॉक क्रेडिट हुआ है 30,000 का। और जब आप इसको नरेट करने के बाद ये देखिए, आप एक ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही होगी। हम यूजली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई है, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी जनरलाइज अ ट्रांजेक्शन एंड वी रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन। तो हम लोगों ने एक ट्रांजेक्शन दिसंबर 1 की रिकॉर्ड कर ली है कि दिसंबर 1 2015 को कंपनी हैज इशूड कॉमन स्टॉक ऑफ 30,000 एंड रिसीव्ड कैश अगेंस्ट इट। तो उसकी हमने ट्रांजेक्शन कर ली। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहीं पर स्टूडेंट्स इसी पेज के ऊपर आपको, सॉरी इसी स्लाइड के ऊपर आपको दिसंबर 2 की ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है कि दिसंबर 2 में क्या हुआ है कि बिजनेस ने कुछ सप्लाईज परचेज की हैं। सप्लाईज परचेज जब किए हैं आप लोगों ने, तो सप्लाईज बेसिकली हम जब हम बाय करते हैं तो बिजनेस के पास सप्लाईज बढ़ रहे हैं। सप्लाईज क्या हैं? सप्लाईज एसेट हैं। जब एसेट्स बढ़ते हैं तो वो क्या रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट रिकॉर्ड होते हैं। तो हमने लिखा सप्लाईज डेबिट। लेकिन सप्लाईज को बाय करने के लिए अगर कैश आउटफ्लो हुआ है तो कैश आपका डिक्रीज हो गया है। कैश आपका एसेट अकाउंट है और एक ही एसेट अकाउंट अगर डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। सो कैश क्रेडिट, उसको हम नरेट कर रहे हैं परचेज सप्लाईज फॉर कैश, कि सप्लाईज आपने कैश देकर बाय की हैं। सो आपने उसको नरेट कर दिया, उसकी लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन दे दी है। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ये जब हम जितनी भी मैं आपके साथ जनरल एंट्रीज डिस्कस कर रही हूँ, डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, और हर स्लाइड में आप देखेंगे कि हम ये 4 स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होंगे कि हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके सोर्स डॉक्यूमेंट को देखेंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन का हम बेस यूज़ कर रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट आउट होंगे। उसके बाद डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के रूल्स को देखते हुए, डेबिट क्रेडिट को रूल्स को देखते हुए हम जनरल एंट्री प्लेस करेंगे और उसके बाद हम उसको टी अकाउंट में प्लेस कर देंगे, उसका लेजर बना देंगे साथ साथ। ये स्टूडेंट्स बल्कि एक स्लाइड ना साथ जाते जाते पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैं ना आपको टी अकाउंट ही बनाना चाह रही हूँ। ये प्रॉपर फॉर्मेट में लेजर बना हुआ है, यहाँ पे भी प्रॉपर फॉर्मेट में लेजर बना हुआ है। हम टी अकाउंट में लेजर बनाना सीखते हैं, वो आसान है अभी आप लोगों के लिए। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। इसमें देखिएगा कि ये आपको ट्रांजैक्शन गिवन है, उसको आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको उसका ट्रीटमेंट नज़र आ रहा है। उसके बाद हम जनरल के अंदर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके बाद आपको लेजर्स नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन से लेजर्स इफेक्ट आउट हो रहे हैं और लेजर्स को आपने कैसे बनाना है। नाउ स्टूडेंट्स पहली ट्रांजैक्शन देखिएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये कहती है फास्ट फॉरवर्ड रिसीव्स $30,000 cash from Taylor in exchange for common stock. अब फास्ट फॉरवर्ड बेसिकली आपकी किसी कंपनी का नाम है और आप लोगों ने $30,000 कैश रिसीव किया है। और कैश किसने दिया आपको? मिस्टर टेलर ने दिया है इन एक्सचेंज फॉर कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक आपने उनको दिए हैं और उसके एक्सचेंज में उन्होंने आपको 30,000 दे दिए हैं। कॉमन स्टॉक जब आपने उनको दिए हैं, बेसिकली वो कॉमन स्टॉक क्या है? इट्स अ पीस ऑफ पेपर। कॉमन स्टॉक इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। वो एक प्रूफ होता है कि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है। इट मीन्स कि आप उसे कागज़ का वो टुकड़ा एज अ प्रूफ दे देते हैं कि आपके 30,000 बिजनेस के पास आ गए हैं। सो कॉमन स्टॉक के ऊपर डिफरेंट इंफॉर्मेशन मेंशन होती हैं। वेल ये हमारा इस वक्त टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा अगर मैं कॉमन स्टॉक को एक्सप्लेन करने लगूँ। सो ये सिंपल, जैसे अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या पार्टनरशिप बिजनेस में ये कहते हैं कि ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम उसे कहते हैं कैश टू कैपिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये कैश टू कॉमन स्टॉक होती है कि ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है और ऑनर को एज प्रूफ आपने पीसेस ऑफ पेपर दैट इज टर्म्ड एज कॉमन स्टॉक आर इशूड।
नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन में देखिएगा, अगर किसी स्टूडेंट ने, आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है तो उसको एक दफ़ा देखिएगा आपने कैसे इसको रिकॉर्ड किया होगा। एसेट साइड पर आपने कैश एडअप कर लिया कि कैश आ गया 30,000, और दिया किसने है, ऑनर ने दिया है, तो वहाँ पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिखेंगे, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप इसे कॉमन स्टॉक लिखेंगे, वहाँ पर इक्विटी में इसको एडअप कर देंगे। अब आपको पता चल गया कि एक कैश अफेक्ट आउट हो रहा है और एक इक्विटी अकाउंट अफेक्ट आउट हो रहा है। कैश में इंक्रीज डेबिट रिकॉर्ड होता है, तो जनरल एंट्री देखिएगा। जनरल एंट्री में क्या हो रहा है कि एसेट्स में इंक्रीज डेबिट रिकॉर्ड होता है, तो मैंने लिखा कैश डेबिट। कैश को मैंने लेफ्ट मार्जिन के साथ लिखा, ये लेफ्ट मार्जिन के साथ मैंने कैश लिखा और डेबिट कर लिया 30,000। अब ऑनर्स इक्विटी अकाउंट में इंक्रीज क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। आप लोग काइंडली जनरल के जो डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं भी आपको याद नहीं है, लेकिन पीस ऑफ पेपर अपने सामने रखें। ऑनर्स इक्विटी में इंक्रीज क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, तो मैंने उसको इंक्रीज किया कॉमन स्टॉक क्रेडिट 30,000। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो अब आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास अकाउंट के नंबर्स होते हैं। डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट नंबर्स एलोकेट करते हैं टू रिकॉग्नाइज अ अकाउंट। अब हमारे पास 5 अकाउंट्स हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ऑनर्स इक्विटी है, रेवेन्यू और एक्सपेंस है, लेकिन हाँ जी, लेकिन एसेट के अंदर बेतहाशा अकाउंट्स हैं। अच्छा, अब एसेट्स में हमारे पास बेतहाशा अकाउंट्स हैं, जैसे आपके पास कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, नोट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, सप्लाईज है, प्रीपेमेंट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑटोमोबाइल्स, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इतने सारे अकाउंट्स हैं। तो आप हर अकाउंट को एक नंबर दे देते हैं, एक यूनिक कोड, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज दैट। फॉर एग्जांपल मैंने कैश को दे दिया 1, प्रीपेड एसेट्स को दे दिया 2, इक्विपमेंट को दे दिया 3, लैंड को दे दिया नंबर 4। इसी तरह लाइबिलिटीज में भी आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ऑनर इक्विटी में भी हैं, तो आप उन सबको एक यूनिक नंबर असाइन कर देते हैं। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ जिसमें उन्होंने अकाउंट नंबर्स दिए हुए हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कंपनी है और इस कंपनी ने एक रूल डेवलप किया हुआ है कि इसने एसेट्स के जितने भी अकाउंट्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइक देखें, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, प्रीपेड, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, ये सारे एसेट अकाउंट हैं। तो ये एसेट अकाउंट जो है इनके ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। फिर इनके जो लाइबिलिटी अकाउंट्स हैं वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे अभी अकाउंट्स पेएबल है और अनअर्न्ड है, ये दोनों आपके लाइबिलिटी अकाउंट्स हैं। ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट जो हैं वो 3 डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक 301 किसी को दिया होगा, 302 किसी को दिया होगा, 303, 304 एंड ऑल इन ऑल। इसी तरह रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट्स जो हैं इनके वो 400 की सीरीज में है। कंसल्टिंग रेवेन्यू, रेंटल रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे 6 डिजिट की सीरीज से स्टार्ट हो रहे हैं। सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस। तो इस तरह आप डिफरेंट अकाउंट्स को डिफरेंट यूनिक कोड देते हैं, ताकि आप जब भी मैं कहूँ 101 तो आपको पता होगा कि कैश के अकाउंट को डील करना है। तो वहाँ ये स्टूडेंट्स, ये जो यूनिक कोड होता है ये आपका जनरल ट्रांजैक्शन के अंदर गिवन होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस अकाउंट के अंदर हमने इसको एंट्री को पोस्ट करना है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो जब हमने जनरल ट्रांजैक्शन जनरल में ट्रांजैक्शन को ऐड अप कर लिया, नाउ इट्स अ टाइम टू मेक लेजर्स। ये जो लेजर्स हैं बेसिकली लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ पर अपनी इनफॉर्मली जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो ये टी अकाउंट्स बना लेते हैं। ये देखें, ये बेसिकली टी बना हुआ है, राइट। तो अब ये इसके अंदर 2 अकाउंट्स, टी अकाउंट्स बनेंगे, एक कैश का और एक कॉमन स्टॉक का। कैश का यूनिक नंबर क्या है, 101। तो ये देखें, ये 101 का टी अकाउंट को दिया हुआ नंबर, और कॉमन स्टॉक का अकाउंट नंबर कौन सा है, 307। तो आपने इसको 307 दे दिया है। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं तो ये वाला कॉलम या इसकी डिटेल्स आपको ज़्यादातर गिवन नहीं होती, राइट। तो अब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो आपने कैश के टी अकाउंट में उसको डेबिट रिकॉर्ड कर लिया। कॉमन स्टॉक इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो आपने उसको कॉमन स्टॉक को
टी अकाउंट में क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इस लेक्चर के स्टार्ट में ही कि किसी भी टी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड कहलाती है। अब इसके साथ ये वन क्यों गिवन है, ये बेसिकली आपको रेफरेंस मिल रहा है कि इस डेट में जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसके इफेक्ट्स यहाँ आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ और वहाँ पे डेट मेंशन है, लेट्स से ये ट्रांजैक्शन 1 जैन 2020 को हुई है, तो यहाँ पर 1 जैन 2020 1 जैन 2020 आएगा। लेकिन अगर जैसे अगर अक्सर एक्सरसाइज में क्वेश्चन में लिखा होता है ए बी सी डी ई एफ, लाइक ए में ये ट्रांजैक्शन है, बी में ये ट्रांजैक्शन है, तो आप भी यहाँ पर ए और इसी तरह का रेफरेंस को लेजर्स में भी पोस्ट करेंगे ए और ए के नाम से, राइट। होपफुली इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको जनरल जनरल और उसकी पोस्टिंग इट मींस लेजर्स बनाना आ गए होंगे। नेक्स्ट 4 to 5 ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। Now the whole business, the name of the business was Fast Forward. Fast Forward pays $2,500 cash for supplies. Now, in an accounting equation, you can see its statement that this transaction has no effect on liabilities and on equity. It only affects two different accounts related to assets. What are those accounts? First of all, supplies account will be affected out as you have bought supplies costing 2500, so supplies के अंदर आप एड अप कर देंगे और उसके लिए आपने कैश आउटफ्लो हुआ है 2500 का, तो कैश में आप माइनस कर देंगे। नाउ इसी चीज को जनरल में देखिएगा कैसे होगा। जो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, डिक्रीज इन अनदर एसेट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। अगेन हम नरेट कर देंगे इसको, परचेज सप्लाईज फॉर कैश, नरेशन दे दिया आपने। अब ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन है आपकी, ये आप देखिएगा कैसे पोस्ट हो रही है। सप्लाईज डेबिट हो रही हैं, तो सप्लाईज के टी अकाउंट में आप उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। सप्लाईज के अकाउंट में आपने उसको डेबिट रिकॉर्ड कर लिया। अब कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। नाउ कैश बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो कैश को जब हम टी अकाउंट के अंदर कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड पे ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे कैश का अकाउंट देखिएगा, कैश का अकाउंट पहले भी यूज हुआ था, लाइक फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हुआ था, लेकिन अब ये क्या है, ये सेकंड ट्रांजैक्शन है और सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश क्या हुआ है, क्रेडिट। तो आपने इसको सेकंड ट्रांजैक्शन को लिख लिया कि सेकंड ट्रांजैक्शन की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है 2500 रुपए का, $2500 का। सो अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी स्टूडेंट से आज की डेट में पूछूं कि जनाब कैश का बैलेंस बना दें, तो कैश का बैलेंस आप कैसे कंप्यूट करेंगे? डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो इट मींस आंसर किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड पर। और डेबिट साइड पे कितना आंसर आएगा? 30,000 माइनस 2,500, कितना आंसर आ जाएगा? जो आंसर आ रहा है वो हम उसका डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और कैश क्योंकि एसेट है तो उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं फ्रेंड्स, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। फास्ट फॉरवर्ड पेज $26,000 कैश फॉर इक्विपमेंट। अगेन एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। जो इंक्रीज इन एसेट है दैट विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, पहले हम डेबिट अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, और डिक्रीज इन अनदर एसेट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, और जो क्रेडिट एसेट है उसको हम क्रेडिट अकाउंट जो कोई भी होता है वो उसको हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं। अगेन नरेट करें, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। अब इक्विपमेंट का भी आपको लेजर नंबर गिवन है, इसमें अगेन कैश यूज हुआ है, तो आप अब इसको पोस्ट करें, इट मींस लेजर बनाएं इसका। तो यही सेम ट्रांजैक्शन को जब मैं लेजर में पोस्ट करूंगी, तो मैंने इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाया, इक्विपमेंट में यहाँ पे 26,000 डेबिट हो रहा है, मैं इसके टी अकाउंट में भी इसको डेबिट कर दूंगी 26,000 पर। अब कैश को देखिएगा, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश का टी अकाउंट पहले फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन में भी यूज हुआ है,
एक और इस थर्ड ट्रांजैक्शन में भी कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश को मैं अगेन क्रेडिट रिकॉर्ड कर दूंगी कि थर्ड ट्रांजैक्शन की वजह से कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है बाय 26,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, फास्ट फॉरवर्ड परचेज 7,100 ऑफ सप्लाईज ऑन क्रेडिट। ओके, आपने किसी सप्लायर से जो भी इसका सप्लायर था उससे आपने सप्लाईज क्रेडिट पे परचेज की हैं, उधार पे परचेज की हैं। कितनी की सप्लाईज परचेज की हैं? 7,100 की। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन में देखिएगा फ्रेंड्स, एसेट साइड पर आप सप्लाईज को एड अप कर देंगे और लायबिलिटी साइड पर करंट लायबिलिटी इट मींस अकाउंट्स पेएबल में एड अप कर देंगे इसको 7,100 को। अब इसको हम टी अकाउंट में इसको जो हमारी नाउ फ्रेंड्स इसकी जनरल एंट्री देखिएगा। सप्लाईज क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अकाउंट्स पेएबल एक लायबिलिटी अकाउंट अपेयर हुआ है, तो इस लायबिलिटी अकाउंट में हम लोग क्रेडिट को पोस्ट करना है। लायबिलिटी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन की वजह से लायबिलिटी अकाउंट अकाउंट्स पेएबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है बाय $7,100। अब यहाँ पे देखिएगा सप्लाईज का अकाउंट पहले भी यूज हुआ था। सेकेंड ट्रांजैक्शन की रिजल्ट में 2500 रुपए की आपने सप्लाईज बाय की थी अगेंस्ट कैश, लेकिन अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या है कि आपने दोबारा 7,100 की सप्लाईज परचेज की अगेंस्ट क्रेडिट, उधार पे खरीदी है आपने, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में भी सप्लाईज आपने बाय की है, तो इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, तो ये डेबिट साइड पे आप इसको पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी रेवेन्यू से रिलेटेड हमारी एक एंट्री है। फास्ट फॉरवर्ड प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विसेज एंड इमीडिएटली कलेक्ट $4,200 कैश। ये जो फास्ट फॉरवर्ड का बिजनेस है ये एक सर्विस बिजनेस है, और इस सर्विस बिजनेस ने कुछ सर्विसेज ऑफर की हैं, उसके अगेंस्ट इसने रेवेन्यू अर्न किया 4,200 का, और उसके बाद कस्टमर ने पेमेंट कर दिया कैश की। तो अकाउंटिंग के क्वेश्चन में क्या होता था कि कैश एडअप हो गया और जो रेवेन्यू होता था वो हम इक्विटी में ही एडअप कर लेते थे और एक्सपेंसेस इक्विटी में से ही हम माइनस कर लेते थे। लेकिन जो हमारी जनरल होता है इसके अंदर हमने रेवेन्यूज को भी सेपरेट रिकॉर्ड करना होता है और एक्सपेंसेस को भी सेपरेट रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने क्या किया, जो एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, और जो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, सेकंड अकाउंट जो अफेक्ट आउट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में, दैट इज कंसल्टिंग रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। और अब इन दोनों को हम लोगों ने पोस्ट करना है लेजर्स में। रेवेन्यू का अकाउंट तो फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ है, तो रेवेन्यू का आपने टी अकाउंट बनाया, 4,200 क्रेडिट हो रहा था, उसको क्रेडिट साइड पर राइट डाउन कर लिया कि फिफ्थ ट्रांजैक्शन में 4,200 का क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज इन रेवेन्यू था। अब कैश का अकाउंट पहले भी 3 ट्रांजैक्शन में यूज हो चुका था, उसको एज इट इज हम लोगों ने लेके चलना है। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है कि कैश डेबिट हुआ है 4,200 से, तो आप कैश को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लें 4,200। ओके, ये एक न्यू क्वेश्चन अपेयर हो गया। ये एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। एज्यूम टाटा बिगन ऑपरेशंस, ओके टाटा इज द नेम ऑफ द कंपनी, उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए 1 जनवरी को एंड कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशंस। अपने जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उसके पहले महीने में 3 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ओके जी, आफ्टर these 3 transactions what is given to us, analyze the transactions। ओके, ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करें by using the accounting equation। it means accounting equation में भी आपने बताना है कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट आउट हो रहे हैं। then we have to record the transactions in journal, then we have to post these transactions into T accounts। ठीक है, 3 एंट्रीज है, अभी कर लेते हैं जनाब। पहली एंट्री क्या कहती है, the owner of the business invested $4,000 cash in the business। ओके, अब जनरल एंट्री में देखिएगा, ये जनरल एंट्री में कैश इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, इट मींस कि इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। ये कुछ जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, ये ऐसे इवेंट्स जो कि हमारे नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उनको हम उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते।
तो इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, तो ये रिकॉर्ड होगी। अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इम्पैक्ट देखिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हुआ है कि एसेट्स कैश बढ़ जाएगा, इधर से आपका कॉमन स्टॉक बढ़ जाएगा, तो आपने इसको दोनों जगहों पर ऐड अप कर दिया। यहाँ पे देखिएगा सेकंड जो आपने इसको जनरल एंट्री में कैसे डालना है, डेबिट अकाउंट को पहले लिखें, क्रेडिट अकाउंट को बाद में लिखेंगे। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी क्रेडिट। नेक्स्ट वो हमसे कह रही हैं कि जनाब इसको लेजर में पोस्ट कर दें, तो कैश के लेजर में जाएगा 4000 डेबिट साइड पर और कॉमन स्टॉक के लेजर में जाएगा 4000 क्रेडिट साइड पर। अब इसमें क्योंकि डेट मेंशन है जैन फर्स्ट, तो मैंने डेबिट और क्रेडिट के साथ जैन फर्स्ट राइट डाउन कर दिया ताकि मुझे याद रहे कि इस डेट की ट्रांजैक्शन की वजह से 4000 कैश डेबिट हुआ था। अब यहाँ पर वो तीनों अकाउंट्स के रूल्स गिवन हैं, जो बेसिक तीन हमारे पास अकाउंट्स हैं। अब इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, कैश एसेट अकाउंट है और एसेट्स में इंक्रीज डेबिट रिकॉर्ड होता है। इस वजह से मैंने जैसे मेरे पास बिजनेस में कैश बढ़ा, मैंने उसको डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिएगा फ्रेंड्स, बिजनेस परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग $2000 ऑन क्रेडिट। उधार पे आपने इक्विपमेंट परचेज किया, उधार मीन्स लायबिलिटी बढ़ेगी, इक्विपमेंट बाय किया है इट मींस एसेट भी बढ़ गया अब आपके पास। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखिएगा इक्विपमेंट्स एसेट्स में 2000 ऐड अप हो रही है, लायबिलिटी में भी 2000 ऐड अप हो रहा है। अकाउंट लायबिलिटी साइड पे हम इसको अकाउंट्स पेएबल में डालेंगे, क्योंकि जो ऐसा ऑब्लिगेशन जो आपने विद इन 1 ईयर पे ऑफ करनी होती है उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज अकाउंट पेएबल एज अ करंट लायबिलिटी। जनरल में देखिएगा फ्रेंड्स, डेबिट कौन आ रहा है, इक्विपमेंट। इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। और इसको हम पोस्ट कर देंगे इनके कंसर्न्ड टी अकाउंट्स के अंदर, कंसर्न्ड जो इनके हम लेजर्स बना रहे हैं। इक्विपमेंट के अंदर 2000 डेबिट होगा, अकाउंट्स पेएबल के अंदर 2000 क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। अगेन द डेबिट क्रेडिट रूल्स आर गिवन and we have the very last accounting transaction जो हमें given है that the company provided $540 of services for a client on credit। अब आपकी कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं लेकिन उसके अगेंस्ट आपने पैसा नहीं दिया, क्रेडिट पर सर्विसेज दी, इट मींस उधार पे आपने सर्विसेज दे दी। इट मींस मैंने सर्विसेज दे दी और मैंने उस कस्टमर ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, कस्टमर ने मुझे कहा मैं आपको पैसे फ्यूचर में दे दूंगा। सो इट मींस द टाइम टू रिकग्नाइज द रेवेन्यू। रेवेन्यू आप रिकग्नाइज करेंगे क्योंकि हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन गैप रूल ये कहता है कि पैसे मिले हैं या नहीं मिले आप उसको रिकॉर्ड कर लें। तो मैं यहाँ पर इसको अपना रेवेन्यू जरूर रिकॉर्ड कर लूंगी चाहे मुझे इसके अगेंस्ट पैसे नहीं मिले। जो पैसे मुझे नहीं मिले मैं उसे कहूंगी अकाउंट रिसीवेबल, कि ये पैसा अभी मुझे कस्टमर से लेना है एंड दिस विल बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट। सो एसेट साइड पे मैं लिखूंगी अकाउंट रिसीवेबल, ऐड करूंगी 540 और अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्योंकि रेवेन्यू ट्रीट होता है ऑनर इक्विटी में। So account receivables will be added in asset side। asset side पर आप उसमें account receivable add करके 540 उसमें add up करेंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्योंकि हम रेवेन्यूज ऑनर इक्विटी में एड अप करते हैं तो ऑनर इक्विटी में आप इसको 540 को एड अप कर लेंगे। लेकिन जनरल एंट्री में आप इसको सेपरेटली राइट डाउन करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स है, सर्विसेज रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। और इनके जो सेपरेट रिलेटेड टी अकाउंट्स हैं उनमें भी आप इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल 540 डेबिट, सर्विस रेवेन्यू 540 क्रेडिट। और ये ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गई। नाउ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए सिंपल आप लोगों को दूंगी, क्या दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी। क्वेश्चंस दूंगी, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने उसकी जनरल बनाना है। ये जनरल बनाए और उसके बाद उनके जो टी अकाउंट्स इफेक्ट आउट हो रहे हैं उन टी अकाउंट्स को आपने बनाना है। अब आप एक काम करें फ्रेंड्स के मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए थे अकाउंटिंग इक्वेशन के, राइट? वही 3 अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन, इट मींस आप लोगों ने ये वाला काम किया होगा उसका।
अब उसका मैंने करेक्ट सोल्यूशन भी आप लोगों को अपलोड कर दिया आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप लोगों ने करना क्या है कि उन्हीं 3 क्वेश्चंस का जनरल जनरल बनाएं और उन 3 क्वेश्चंस के जनरल जनरल बनाने के बाद उनके टी अकाउंट्स बनाएं। आज मंडे है और आप लोगों के पास डेडलाइन है इस थर्सडे की। इस थर्सडे तक आप लोगों ने ये 2 काम करने हैं कि उन्हीं 3 क्वेश्चंस का जनरल जनरल बनाना है और उन्हीं 3 क्वेश्चंस का लेजर बनाना है और उसके बाद अपने एलएमएस पे उसको अपलोड करना है, क्योंकि थर्सडे को मैं इसका नेक्स्ट जो डिफरेंट जनरल जनरल के क्वेश्चंस हैं उनकी मजीद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। और अगर कोई क्यूरीज हो तो काइंडली साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में प्लेस कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।